नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के रूप में कवर कर रहे थे। हर टॉपिक को हमने MCQ के रूप में कवर किया है। संविधान के बिल्कुल एंड में हम अभी चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको हम कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने संविधान संशोधन की जो प्रोसेस थी, जो अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, उन सबको देखा। क्या क्या इससे जुड़े फैक्ट हैं, सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, हमने उन सबको कवर किया। और शुरुआती कुछ इम्पोर्टेंट जो संशोधन थे उनको हमने देखा। आज हम दो इम्पोर्टेंट संशोधनों से लेकर जो सवाल आपसे बनते हैं उन सबको यहाँ पे कवर कर जाएंगे, एक एक पॉइंट के साथ, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। आज हम जिसे मिनी संविधान कहते हैं आर्टिकल 42 और जो इसके संशोधनों को सही करने के लिए हुआ बाद में आर्टिकल 44, इन दोनों से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस विशिष्ट संशोधन अधिनियम को उसके व्यापक प्रभाव के कारण लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारे संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इसी संशोधन को माना जाता है। ये संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मुख्य रूप से किस समिति की सिफारिशों को वैधानिक रूप से प्रभावी बनाया गया? यानी जो हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन है 42वां संशोधन, मुख्य रूप से ये किसकी सिफारिशों पे था? ये था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप सभी जानते हैं इसी संशोधन के माध्यम से 1976 में ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। और एक सवाल आपने कई बार देखा है कि ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति। कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कि ये जो 42वां संशोधन था इसमें मुख्य सिफारिशें किसकी थी? इन्हीं की थी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? हमारे संविधान की प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो केवल एक बार हुआ है। ठीक है, और कब हुआ था? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और इसके माध्यम से प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें एक शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा एकता और अखंडता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इनको हमारी प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को पहली बार संविधान में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार ये तो हमारे पहले से संविधान के अंदर शामिल थे, अमेरिका के संविधान से हमने इनको लिया था। दूसरे आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जो 42वां संशोधन होता है 1976 में, इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है 4 क, और इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा जाता है 51 क, और इसके अंदर 11 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। उस समय कितने जोड़े गए थे ये पूछ रहा है कि संशोधन के माध्यम से कितने जोड़े गए थे? उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश करी थी वो 8 मौलिक कर्तव्यों की करी थी, जोड़े 10 गए और बाद में 86वां संशोधन होता है और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला, 42वें संशोधन द्वारा इन 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान की किस विशिष्ट भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया और इसके अंदर एक ही आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का, और इसी आर्टिकल में वो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जो शुरुआत में 10 थे। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा?
यानी कैबिनेट की सलाह उसके लिए बाध्यकारी होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, पहले से माना जाता था, परंपरा थी कि राष्ट्रपति उन्हीं के अनुसार काम करेगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। तो कई बार राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा कैबिनेट की सलाह इसके लिए बाध्यकारी कर दी गई। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके माध्यम से आर्टिकल 74(1) में संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह यहाँ पे बाध्य होगी, यानी उसे मानना ही होगा। ठीक है। 42वें संशोधन के द्वारा देश की किस संस्था को यह निर्धारण करने का अनन्य विधिक अधिकार दिया गया कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा नहीं। आपसे पेपर में आता है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है। लाभ के पद का निर्धारण करने का अधिकार देश की संसद को है। बहुत बार ये सवाल आता है, लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगा? देश की संसद। ये अधिकार संसद को कब मिला? आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 में कुल कितने नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? जो हमारा 42वां संशोधन था, इसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस हुए हमने उनको देखा। इसके माध्यम से हमारे संविधान में कुछ डीपीएसपी भी जोड़े गए। तो कितने डीपीएसपी जोड़े गए ये पूछा गया है। 3 डीपीएसपी जोड़े गए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 3 डीपीएसपी कौन कौन से थे? एक था 39A, दूसरा था 43A और तीसरा था हमारा 48A। इन तीनों को, ये जो 3 डीपीएसपी हैं, इन तीनों को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। जो 39A है ये समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी मदद की बात करता है। जो 43A है यह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने को यहाँ पे प्रावधान करता है। और जो 48A है ये पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और साथ में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे डीपीएसपी हैं इसी संशोधन के माध्यम से जोड़े थे। समान न्याय और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता का कल्याणकारी प्रावधान किस नए अनुच्छेद के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो ये बात आर्टिकल 39A में कही गई है, जिसे 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस नए अनुच्छेद के माध्यम से सुनिश्चित किया गया? तो उद्योगों में श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण हो और उनको प्रबंधन में भागीदारी मिले, ये बात कही गई है डीपीएसपी के अंदर, यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा। और कौन से डीपीएसपी में ये बात कही गई है? 43A में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, 48A में है। और इसे भी उसी संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 में संशोधन कर राष्ट्रपति को देश के आपातकाल के संदर्भ में कौन सी नई शक्ति प्रदान की गई? इसी संशोधन के माध्यम से 42वें संशोधन के माध्यम से इन अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया और राष्ट्रपति को एक शक्ति यहाँ पे प्रदान की गई। वो कौन सी थी? संपूर्ण देश के लिए एक साथ या देश के किसी विशिष्ट भाग में आपात उद्घोषणा जारी करने की शक्ति, कि राष्ट्रपति चाहे तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है। 42वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार को किसी राज्य में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सी विशेष शक्ति सीधे तौर पर दी गई? एक और अधिकार केंद्र को दिया गया कि अगर केंद्र को लगता है किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो केंद्र बिना राज्य की सलाह के, बिना राज्य की सिफारिश के सीधे सैन्य बल उस राज्य में भेज सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। ये भी 42वें के माध्यम से हुआ था। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने के असाधारण अधिकार देकर किस संस्था पर उसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? आमतौर पे डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर शक्तियों का बैलेंस बना होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। हर संस्था एक दूसरी संस्था को चेक कर रही होती है, चेक एंड बैलेंस वहां पर बना होता है।
लेकिन जो ये 42वां संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से संसद को ज़्यादा अधिकार दिए गए और खासकर अगर राष्ट्रविधि गतिविधियों को लेकर के कोई कानून बनाना हो तो संसद को असीम शक्तियां प्रदान की गई। इसके माध्यम से न्यायपालिका और राज्यों की विधायी शक्तियां यानी जो विधानमंडल है उनके ऊपर संसद को सर्वोच्च स्थापित किया गया इसी संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में स्थानांतरित किया गया? देखिए, ये जो 3 विषय हैं, पहला वन संपदा, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये तीनों के तीनों मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे। लेकिन ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, इन तीनों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा, शिक्षा बहुत बार आता है पेपर में, किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय। पहले किस सूची का था? राज्य सूची का। इसे राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब लाया गया? तो आप कहेंगे 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ वन संपदा और जनसंख्या नियंत्रण, इन दोनों को भी। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें सही कथन आपने बताना है। पहला, इसके द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए अनुच्छेद 39A को जोड़ा गया था। ये आपका बिल्कुल सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी हेतु अनुच्छेद 43A और पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 48A इनको जोड़ा गया। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। आपको पूछा है कौन सा सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाने के लिए संविधान के किन 2 विशिष्ट अनुच्छेदों को हटाया गया था या निरासित किया गया? तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया था 1978 में 44वां संशोधन इसके लिए होता है। इसके माध्यम से जो अनुच्छेद 19(1) का च वाला पार्ट है और जो आर्टिकल 31 है, दोनों के दोनों मौलिक अधिकारों के पार्ट हैं, इन दोनों को हमारे संविधान से हटा दिया गया और हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300 क वाला, और अब संपत्ति का अधिकार इस आर्टिकल में शामिल है। ठीक है, मूल अधिकारों की सूची से हटाए जाने के बाद वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस नए अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब यह एक कानूनी अधिकार है। हटाया गया 19(1) का च वाला पार्ट और साथ में जो 31 आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल 31, उसको हटाया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 300 क के तहत, यानी कि ये वाला। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विधिक विवाद को यानी कानूनी विवाद को अंतिम रूप से हल करने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का अंतिम दायित्व भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय को। बाकी चुनावों को लेकर के अगर कोई मतभेद होता है, कोई विवाद होता है, तो उस पर निर्णय कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियों के संतुलन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के संदर्भ में 44वें संशोधन के द्वारा कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर कहा कि 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए। और आपको ये भी याद है कि 42वें संशोधन के तहत जो जो चीज़ें की गई थी, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल किया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया गया, ये सब सुधार किए गए बाद में 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा। तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार सिर्फ पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 42वें में क्या किया था कि अगर आपके पास आ गया तो अब आप बाध्य हैं, आपको करना ही होगा इसको पारित। लेकिन 44वें संशोधन ये 1978 में होता है, इसके माध्यम से एक बार वो वापस भेज सकता है, दोबारा अगर उसके पास आएगा वही तो विधेयक, तो उसको पास करना ही होगा। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास किसकी लिखित सलाह होना अनिवार्य कर दिया गया?
देखिए, जब देश में आपातकाल लगा था 1975 में, उस समय संविधान में प्रावधान ये था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर आप आपातकाल लगा सकते हो, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है। दोनों में से किसी की भी सलाह, लिखित सलाह की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी लग गई और जब इमरजेंसी हटी, उसके बाद 1978 में 44वां संशोधन करती है जनता पार्टी की सरकार, और वो इसमें एक प्रावधान करते हैं कि अब इमरजेंसी सलाह पर नहीं लगेगी, लिखित सलाह पर लगेगी। और ये लिखित सलाह प्रधानमंत्री की नहीं होगी, उनके पूरे मंत्रिमंडल की होगी। मंत्रिपरिषद को नहीं करना है आपने। मंत्रिपरिषद में 70 से 80 मंत्री आ जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री, इनको मिलाकर के बनता है मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है, तभी इमरजेंसी लगेगा, ठीक है। यह प्रावधान भी 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में किया गया। यानी अब केवल सलाह से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का संसद के दोनों सदनों द्वारा न्यूनतम कितनी समय सीमा के भीतर अनुमोदन होना अनिवार्य है। यानी अगर देश में आपातकाल घोषित हो जाता है, कितने समय के अंदर आपको संसद से अनुमति प्राप्त करनी होगी, पारित करवाना होगा, यह है 1 महीने के भीतर। हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं, 352, 356, 360। 352 के तहत जब इमरजेंसी लगेगी पूरे देश में, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसे पारित करवाना होगा संसद से। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसका अनुमोदन भी आपको संसद से करवाना होगा। उसके लिए मिलते हैं 2 महीने का समय। जो 360 है, जिसके माध्यम से भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता है, जो अभी तक नहीं लगा है, अगर ये लगता है तो इसका अनुमोदन भी आपको करवाना होगा। इसके लिए भी आपको 2 महीने का समय मिलता है। बेसिकली 352 में भी पहले 2 महीने का समय था, लेकिन क्योंकि अब इमरजेंसी एक बार लग चुकी थी, तो अगली बार इसको लगाना और मुश्किल किया गया, और यहां पर ये चेंज किया गया कि अगर ये लगती है, 1 महीने का टाइम होगा इसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए। तो ये जो 2 से 1 महीना किया गया, इसको कम किया गया, वो 44वें संशोधन के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर किस नए विधिक शब्द को प्रतिस्थापित किया गया। जो आर्टिकल 352 है हमारा, इसके माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी लगने के 3 आधार हैं। पहला है बाहरी आक्रमण, यानी भारत पर किसी देश ने हमला कर दिया हो। दूसरा है युद्ध, यानी भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो। और तीसरा जो कारण था मूल संविधान में, वो था आंतरिक अशांति, ठीक है। तो आंतरिक अशांति ये शब्द था। अब जब 1975 में आपातकाल लगा, ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगा। आंतरिक अशांति को हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि किस प्रकार की अशांति, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लग गई इस आधार पर 1975 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने इस शब्द को हटाने का फैसला किया, और इसकी जगह पर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह यहां पर जोड़ दिया कि अब अगर 352 के तहत आपको इमरजेंसी लगानी है, तो बाहरी आक्रमण, युद्ध, या फिर देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तभी लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। यह भी किसके माध्यम से हुआ? 44वें संशोधन के माध्यम से। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन केवल किस आधार पर घोषित आपातकाल में ही संभव है? जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 352 के तहत 3 आधार पर इमरजेंसी लग सकती है, नेशनल इमरजेंसी। एक है बाहरी आक्रमण। जब बाहरी आक्रमण के आधार पर लगती है, आर्टिकल 358 अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, और इसके माध्यम से आर्टिकल 19 खुद ही निलंबित हो जाता है। दूसरा कारण था वॉर, युद्ध की स्थिति अगर बनी हुई है, जब इसके आधार पर लगती है, तो भी जो आर्टिकल 358 है, ये स्वयं एक्टिवेट हो जाता है, और आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। तीसरा आधार है अब सशस्त्र विद्रोह, जो पहले आंतरिक अशांति था। तो अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा, तो आर्टिकल 19 खुद ही निलंबित नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि कब यह संभव है? यह है युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर हुई उद्घोषणा में। केवल इस आधार पर अगर इमरजेंसी लगी होगी युद्ध के लिए या बाहरी आक्रमण के लिए, तो ही 19 निलंबित होगा, अदरवाइज नहीं। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा एक बार में स्वीकृत राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रवर्तनीय हो सकता है?
यानी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया, आपको उसका अनुमोदन करवाना होगा 2 महीने के अंदर। एक बार जब अनुमोदन हो जाता है, राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ये कितने महीनों के लिए लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन उस राज्य में? 6 महीने के लिए। एक बार में मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीने करके आप इसको बढ़ा सकते हो, कहां तक? 3 साल तक, ठीक है, लेकिन एक बार में 6 महीना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपका बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, चाहे आपातकाल किसी भी आधार पर लगे हों, ये जो जीवन के अधिकार हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं और जीने का अधिकार है, ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। क्या ये सही है? अनुच्छेद 19 स्वतः एक्टिवेट होता है, लेकिन किस आधार पर? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। तो ये वाला गलत है। आपको पूछा है कौन सा सही है, केवल पहला सही होगा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के समग्र प्रावधानों के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। अब आपने गलत वाले को चुनना है। देखिए, पहला, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(4) से और 31 से हटाकर अनुच्छेद 300(क) में कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी सही है। इसके तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को समाहित किया गया। ये भी सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के एक बार में लागू रहने की अधिकतम अवधि 1 वर्ष कर दी गई। गलत होगा। 1 वर्ष थी पहले, इसको 6 महीने कर दिया गया। तो डी वाला आपका गलत है, यही आपको बताना था। इसको भी आपने याद रखना है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संविधान के जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं उनको यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।